हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंसेज विद पाठक सर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंट क्या था, किस प्रकार से लोगों ने जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी उसे बायकॉट कर दिया और उन्होंने एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया। जब लोगों का प्रेशर राजा पे पड़ा तो राजा एग्री हो गया कि चलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमारा नेशन को गवर्न किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंच बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मीन्स जो फ्रांस था वो किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। कह रहे 1791 में जो नेशनल असेंबली थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो किंग है उसके पावर को लिमिटेड कर दिया जाए, मतलब राजा के शक्तियों को सीमित कर दिया जाए। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वे आर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ये कह रहे कि जो पहले किसी एक आदमी के हाथ में पावर्स हुआ करते थे उन पावर्स को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो इम्प्लीमेंटेशन करता है। और जुडिशरी क्या होता है? जो दोनों को कंट्रोल करता है। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और इस तरह से क्या बन गया? फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। ये करेगा फिगर 7 से हम क्या समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नया जो गवर्नमेंट बना था वो कैसे काम करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप लोग पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन। ये करें कि एक्टिव सिटीजन वो थे जो लोग क्या करते थे, जो टैक्स दिया करते थे, केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। ये एक्टिव सिटीजन क्या करते थे? वो इलेक्ट्रॉल्स को इलेक्ट करते थे और इलेक्ट्रॉल जो थी वो 745 मेंबर की नेशनल असेंबली इलेक्ट करती थी। ये जो नेशनल असेंबली थी वो मिनिस्टर और किंग दोनों को कंट्रोल करती थी। ठीक है, एक स्वतंत्र जुडिशरी का भी चुनाव होता था और जुडिशरी काम आप जानते ही हैं, दोनों को कंट्रोल करना। तो इस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। ये कहा 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने जो रूल्स बनाने के राइट्स थे, अधिकार थे, वो नेशनल असेंबली को दे दिया, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और वो इनडायरेक्टली क्या होती थी? इलेक्ट होती है। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप इलेक्ट्रॉल, जो सिटीजन्स थे 25 ईयर्स एंड एबव, हु इन टर्न चूज द असेंबली। वो क्या करते थे? एक असेंबली का इलेक्शन करते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट ऑफ वोट। सारे लोग जो सिटीजन थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मैन एबव 25 ईयर्स ऑफ एज who paid tax equal to the 3 days of laborer wage were given the status the active citizen। कह रहे कि एक्टिव सिटीजन क्या होते थे? the man above 25 years and who gave taxes equal to at least 3 days of laborer wage। अपने 3 दिन की मजदूरी जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते थे और जिनकी एज 25 ईयर से एबव थी वो एक्टिव सिटीजन में आते थे। और जो 25 ईयर से बिलो होते थे या जो 3 दिन का टैक्स नहीं देते थे या जो वुमेन्स थी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, वो लोग पैसिव सिटीजन में आते थे। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वी आर क्लास टू पैसिव सिटीजन टू क्वालिफाई एन इलेक्टर एंड देन द मेंबर ऑफ असेंबली ए मैन हैड द बिलोंग टू द हाईएस्ट बैरक ऑफ टैक्स पेयर। मतलब जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला आदमी होता था, ठीक है, वो क्या करता था? उसी को वोट देने का अधिकार दिया जाता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली ए मैन हैड टू द बिलोंग to the highest bracket of taxpayer।
मीन्स टू से अगर आपको इलेक्टोरल की कैटेगरी में आना हो या असेंबली का मेंबर बनना हो तो उसके लिए नेसेसरी क्या था कि आप हाईएस्ट टैक्स पेयर होने चाहिए, मतलब जो पुअर्स थे वो असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। कह रहा है कि मैन के राइट्स क्या होने चाहिए, सिटीजन के राइट्स क्या होने चाहिए, इसके अनाउंसमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बिगिन किया गया। अब उसमें क्या क्या राइट दिए गए, राइट सच एज राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की आज़ादी हो। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हमें अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के व्यूज़ में सभी लोग क्या हो, इक्वल हो। वेयर इस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स, और इन्हें इनएलिएबल राइट्स बनाए गए। इनएलिएबल मीन्स क्या होता है, जिसे कोई छीन ना सके। दैट इज़ दे बिलोंग टू द ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, मतलब कि ये जो अधिकार रहेंगे व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसे मिलेंगे और उससे कोई छीन नहीं सकता। इट वॉज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन नेचुरल राइट्स, और यह क्या कर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया स्टेट की कि ह्यूमन के राइट्स को क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे, उसकी रक्षा करे। नेक्स्ट हमारा आगे हम जाएंगे तो एक फिगर देखेंगे, पॉलिटिकल सिंबल कुछ है, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट, कह रहे कि जो लोग थे 18th सेंचुरी में वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। सो इमेज एंड सिंबल वेयर फ्रिक्वेंटली यूज टू इंस्टीड प्रिंटेड वर्ड कम्युनिकेट इम्पोर्टेड आइडिया, इसलिए क्या करते थे, सिंबल के थ्रू लोगों को बताया जाता था नए नए आइडियाज़ के बारे में। द पेंटिंग बाय द ले बैरियर फिगर 8 यूज मैनी सच ए सिंबल to convey the content of declaration of right. Let us try to read this symbol। कह रहे कि उस समय लोग साक्षर कम थे इसलिए वो पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, तो सिंबल के जरिए उन्हें बताया जाता था। यहाँ पे एक सिंबल है द ब्रोकन चैन वेर यूज टू फेलर सॉल्व, ये कह रहे इस चैन का इस्तेमाल जो गुलाम थे उन्हें बांध के रखने के लिए किया जाता था। द ब्रोकन चैन इज सिंबल बिकमिंग फ्री, और ये सिंबलाइज करता था आज़ादी के लिए, फ्रीडम को सिंबलाइज करता था। दूसरा जो सिंबल है बंडल ऑफ रॉड आर फेसेस मतलब होता है बर्छी, ठीक है। यह रॉड है और कुछ भाले हैं, उसका एक गट्ठर है। वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन, ये सिंबल क्या करता है, यूनिटी स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ये सिंबलाइज करता है कि अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो क्या करेंगे, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। एक बंडल। तीसरा जो था क्या, द आई विद इन द ट्रायंगल रेडिंग लाइट, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आँख है, ठीक है। और ये किसका प्रतीक है कि दैट इज सिंबलाइज एंड ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधकार को मिटाने का ये प्रतीक था। अगला जो है वो क्या है, स्पेक्टर क्या होता है, इसको हम हिंदी बोलते हैं राजदंड, मतलब राजा का एक मुहर होता है, ठीक है। अगला स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, कह रहे कि एक रिंग है जिसमें एक सांप क्या करे, अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए है, ये किसका प्रतीक था, ठीक है, कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो कभी एंड नहीं होता। अगला है रेड फ्राइजियन टोपी। फ्राइजियन टोपी क्या था, ये दासों की स्वतंत्रता का पहले पहने जाने वाली टोपी है। अगला सिंबल है ब्लू वाइट रेड, नेशन कलर ऑफ फ्रांस, ये जो वुमेन है वो उसमें क्या क्या है, उसमें ब्लू वाइट और रेड है, और इसी कलर से क्या किया गया, फ्रांस का ट्री कलर बनाया गया, मतलब वहाँ का नेशनल फ्लैग बनाया गया। अगला सिंबल है द विंग्ड वुमेन, मतलब पंखों वाली स्त्री, दैट इज सिंबल ऑफ लॉ, ये लॉ की सिंबल है। लास्ट जो सिंबल है द लॉ टेबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर
ऑल एंड ऑल इक्वल बिफोर इट। ये सिंबलाइज करता था कि कानून सबके लिए इक्वल है और कानून के नज़र में सभी बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेंच बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी उसे फ्रांस ने एबॉलिश कर दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।